हमारे हरियाणा की जीके और फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सीसैट। ये है 26 अप्रैल को होने जा रहे एचसीएस एग्जाम का सिलेबस। सो स्ट्रेस होना तो लाजमी है, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब सारा कुछ पढ़ना नहीं होता, सही तरीके से पढ़ना होता है। सीबीएल के एचसीएस प्रिपरेशन कोर्स में हम इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स और साल भर के करंट अफेयर के जीस्ट को एक सिंगल फॉर्म में कवर कर रहे हैं, वो भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर। द प्रिपरेशन कोर्स इज ओनली फॉर 3000 रुपीज एंड टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 999 रुपीज। वक्त कम है, देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. In this video series, we are discussing the social issues current affairs for the last 1 year, 2025. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे मार्च 2025 के social issues के current affairs. In case you have not subscribed to the channel, do subscribe to the channel because on this channel you will find everything that you need for the HCS exam. और I hope आप लोगों की HCS की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. Let's take a look at the topics we are going to cover. First is the issue of Pradhan Pati in Panchayats. तो रिसेंटली एक कमेटी रिकमेंडेशंस आई हैं इसके ऊपर कि जो विमेन सरपंच या पंच होती हैं या जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग लेवल्स पे विमेन इलेक्टेड हैं, उनके खुद की जगह उनके पति या उनके कोई और मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, दे आर टेकिंग द लीड और लीडरशिप पोजीशंस। तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या रिकमेंडेशंस आई हैं हम देखेंगे। सेकेंडली, प्रोटीन डेफिशिएंसी इन रूरल इंडिया। वैसे तो हमें लगता है कि रूरल एरियाज में बहुत बढ़िया दूध दही, वो एक कहावत भी है ना, दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। तो वैसे तो हमें लगता है कि लोग जो हैं वो गांव में बहुत अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन कभी ना कभी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। हम लोग प्रोटीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। इंडिया में एक जनरल सा ट्रेंड है कि हम लोग देखते हैं कि जी कितनी रोटियां खाते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने जा रहे हैं, हमें बस कैलोरीज से मतलब होता है। तो उसकी वजह से कई जगह पे प्रोटीन डेफिशिएंसी सामने आई है। तो देखेंगे इसका क्या कारण है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। थर्ड, यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड एजुकेशन, कि एजुकेशन क्या हमें बहुत ज़्यादा होमोजेनस बना रही है, क्या उसमें डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, क्या मदर टंग में लोग एजुकेट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, उसके ऊपर डेटा है। एंड फाइनली, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उसमें देखेंगे विमेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ये कब शुरू किया गया, क्या इसकी हिस्ट्री है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इशू ऑफ प्रधान पति इन पंचायत। अब प्रधान पति का सिंपल सा मतलब यही है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब 92-93 में आई थी, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया रूरल लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और अर्बन लेवल पे अर्बन लोकल बॉडीज को। अगर हम रूरल लेवल पे बात करें तो इंडिया में कुल मिला के 2,65,000 के करीब पंचायतें या पंचायती राज बॉडीज हैं, क्योंकि 6-6.5 लाख तो गांव ही हैं इंडिया में। लेकिन फिर कई गांव ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, तो उन गांवों को कंबाइन करके एक पंचायत बनती है, बिकॉज वो हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है कि कितने से कितनी पॉपुलेशन तक जो पंचायत है वो बनेगी और उसमें कितने पंच और सरपंच होंगे, वो हर स्टेट में अलग अलग है। लेकिन 3 लेवल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, जिसमें ग्राम सभा होती है, सारे इलेक्टेड लोग, सारे जो इलेक्टर्स होते हैं, सॉरी। देन सेकंड नंबर पे आती है ब्लॉक समिति, और फिर तीसरे नंबर पे आती है जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉडी होती है। कुल मिला के 2,65,000 के करीब ये सारी बॉडीज हैं, जिसमें अ टोटल ऑफ 32 लाख प्लस पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और इसमें 46%, ये टू बी वेरी प्रिसाइज 46.6% जो है वो विमेन है। अब इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर दी हमने यहाँ पे, बिकॉज 73rd अमेंडमेंट में ही ये प्रोविजन थी दैट देयर आर 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर विमेन। तो 1/3 सीट्स रिजर्व थी, तो 33.3% विमेन होनी चाहिए थी। लेकिन फिर कुछ स्टेट्स ने इससे एक और स्टेप आगे जाते हुए अपने स्टेट पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट की और इसको बढ़ा के 1/2 कर दिया, यानी कि 50% रिजर्वेशन टू विमेन। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में, हरियाणा में और भी कुछ स्टेट्स में 50% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व है।
तो कुछ स्टेट्स में 50% प्लस वुमेन है और पूरे इंडिया में 33% तो है ही। दैट टेक्स द एवरेज टू 46% ऑन एन एवरेज। एनीवे, तो ये तो हुई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात। लेकिन कई स्टेट्स में और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आया है कि विमेन, क्योंकि सीट रिजर्व है तो मजबूरी है कि विमेन को इलेक्शन लड़वाना पड़ेगा, और अगर वो जीत जाती हैं तो ज्यादातर केसेस में जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं वो ही सारा काम कर रहे होते हैं, और सिर्फ वो साइन जो है वो उस फीमेल से करा लेते हैं बिकॉज भाई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर मीटिंग्स जो है वो उनके पति चेयर करते हैं, या उनके भाई, या उनके ससुर, या उनका बेटा, whosoever। तो वो पेट्रियार्की जो है इट रन्स डीप इन सम प्लेसेस इन इंडिया। जैसे कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। धीरे धीरे चेंज हो रहा है ये। इंटेंशन तो इसकी ये थी कि अगर विमेन को पॉलिटिकल लीडरशिप वाली पोजीशंस में आप भेजेंगे तो वो खुद लीड लेना सीखेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो रहा है। अब क्या है कि किसी वुमन को अगर आप 50 बार बोल देंगे कि भाई यहाँ साइन कर दो, वहां साइन कर दो, वो कभी तो पूछेंगी कि यार ये किस चीज के लिए साइन हो रहा है, किस चीज में मेरी परमिशन लग रही है, वो मुझे भी बताओ, थोड़ा सा मुझे भी सिखाओ। फिर अगर एक बार उनको समझ आना शुरू हो जाएगा तो फिर वो अपना ओपिनियन भी देंगी कि नहीं ऐसे होना चाहिए। फिर एक टाइम के बाद शी मे रिफ्यूज टू साइन, कि भाई नहीं, अगर जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक मैं साइन नहीं करूंगी। विच इज द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट शी इज an elected representative and she should take initiative and she should decide कि कहाँ पे क्या होने वाला है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर है तो वो उन्हें दी गई है। तो धीरे धीरे वो चीज हो रही है। तो एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2023 में, जिसकी रिपोर्ट है ट्रांसफॉर्मिंग विमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड रोल्स इन पंचायती राज सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एलिमिनेटिंग एफर्ट्स फॉर प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन। तो प्रॉक्सी पार्टिसिपेशन वही ना, सरकार की डॉक्यूमेंट्स में तो ये दिख रहा है कि जी इस पर्टिकुलर गांव में ये एक महिला है जो सरपंच है, लेकिन एक्चुअली में काम सारा उनके पति कर रहे हैं। तो जितनी भी पंचायत की मीटिंग्स हो रही हैं उनको उनके पति चेयर कर रहे हैं, सारे डिसीजंस जो है वो उनके पति ले रहे हैं, सिर्फ वो साइन कर रही हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इट्स लाइक अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा कहीं पे होता है। तो प्रधानपति के कॉन्सेप्ट को रोकने के लिए इस पर्टिकुलर पैनल ने रिकमेंड किया है एग्जेम्पलरी पेनल्टीज। एग्जेम्पलरी पेनल्टीज, राइट। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो इस कमेटी ने रिकमेंड किए हैं? पहला तो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर प्रॉक्सी लीडरशिप। ऐसा कहीं भी अगर प्रधानपति या कोई भी मेल मेंबर को आगे किया जा रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे भी पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे होगा? कि पहली बार में तो चलो वार्निंग ही दी जाती है कि आगे से ऐसा बिल्कुल देखने सुनने को ना मिले। अगर कोई भी रिपीट ऑफेंडर पाया जाता है तो होना ये चाहिए कि फिर उनको आगे से इलेक्शन लड़ने के लिए बार कर दिया जाना चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट। स्ट्रक्चरल पॉलिसी रिफॉर्म्स रिकमेंड किए गए हैं, जैसे कि जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा होने चाहिए पंचायत में, सब्जेक्ट और वार्ड लेवल कमिटीज पे, राइट, जैसे कि केरला मॉडल है। केरला मॉडल हालांकि इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वहां पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, अ फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली, और वो उस तरह से उनकी फैमिली लिनेज आगे बढ़ती है। तो जो वार्ड लेवल कमिटीज होती हैं वहां पे विमेन के लिए सीटें रिजर्व की जाएं, बिकॉज असली काम तो वहीं पे हो रहा है। फिर ये भी रिकमेंडेशन है कि एनुअली एंटी प्रधानपति अवार्ड्स बनाए जाए। नाम देखिए, इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी वाइड स्प्रेड होगी। एंटी प्रधानपति अवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाएं, यानी कि जहां पे ये रिजल्ट देखने को मिले कि 100% ऑफ द टाइम्स जो वुमन सरपंच है उसी ने सारे डिसीजन लिए हैं, तो उसे अवार्ड किया जाए कि भाई बहुत बढ़िया किया कि तुमने ही सारे डिसीजन लिए। तो एंटी प्रधानपति अवार्ड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाएं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन ऑम्बुड्स पर्सन्स, कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है, कोई कंप्लेंट्स रिसीव करनी है, जैसे कि नारी अदालत का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे जो भी कंप्लेंट्स रिसीव करने वाली अथॉरिटी है वो एक वुमन होनी चाहिए। देन पब्लिक स्वेयरिंग इन सेरेमनीज होनी चाहिए। सरपंच को जब भी शपथ दिलाई जाती है तो पूरे गांव को इकट्ठा किया जाए और बेसिकली एक स्पीकर से अनाउंसमेंट करनी है उन्होंने मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में, कि भाई जो है आपके गांव की सरपंच जो है उन्होंने शपथ लेनी है, तो आप सभी लोग इतने बजे यहाँ पहुंच जाए। पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है जी। उससे क्या होगा? विमेन की अथॉरिटी जो है वो एजर्ट होगी, लोगों को पता चलेगा कि भाई तुमने जिसे वोट डाल के चुना है वो ये लेडी है, इसका पति नहीं है। दैट इज द आइडिया। तो ग्राम सभा में विमेन प्रधान की अथॉरिटी जो है वो री होगी तभी।
क्योंकि देखिए जिसको वोट डली है और जो जीता है वही सारी अथॉरिटी कमांड करे, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो अगर उसकी जगह कोई और उसका फैमिली मेंबर यूज कर रहा है, इट इज रॉन्ग। इसके अलावा एक फेडरेशन ऑफ विमेन पंचायत लीडर्स शुरू किया जाना चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन है, ताकि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके और वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सके। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकती हैं, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन ट्रेनिंग हो सकती है। जितनी भी विमेन एक बार इलेक्ट हो जाती हैं उनकी इलेक्शन के बाद अच्छे से वीआर या वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई आपके ये राइट्स हैं, आपके ये अधिकार हैं, आपकी ये ड्यूटीज हैं और आपकी ये अथॉरिटी है कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो, किसी को मना कर सकते हो, किसी को हाँ कर सकते हो। ये चीज़ें आपके, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर कोई वुमन सरपंच इलेक्ट हुई है जो मान लीजिए कि बहुत कम पढ़ी लिखी है, उनको कुछ पता नहीं है, तो उनको सिखाया जाए। कोई एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन का कोई कोर्स हो अच्छे से, जिसमें उनको पढ़ाया जाए, बताया जाए कि भाई ये संविधान के इस सूची के अंदर इतने सब्जेक्ट हैं। अब जैसे शेड्यूल 11 है, तो शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो पंचायत ने करने होते हैं। उनको बताया जाए 29 काम पूरे डिटेल में कि आप अपने गांव में ये चीज़ अप्रूव कर सकते हो, ये चीज़ को मना कर सकते हो, इतने पैसे अलॉट कर सकते हो, ये कर सकते हो। ऑल दोज थिंग्स शुड बी गिवन टू देम वाया प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है जी। क्वेरी ड्रिवन गाइडेंस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए कि उनको एज अ सरपंच या एज अ पंच काम करते हुए कोई भी क्वेरी आई तो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल हो जहाँ पे जाके, जैसे हम गूगल कर लेते हैं, वहाँ पे जाके अपना सवाल पूछें कि भाई मुझे ये काम करना है तो बताओ ये कैसे होगा। तो वो किया जाना चाहिए। और इनफैक्ट मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि इसमें भाषिनी को इंक्लूड किया जाए। अब भाषिनी क्या है? कि एआई टूल है जिसमें कि इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस से इंग्लिश में और किसी भी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन पॉसिबल है। तो भाषिनी टूल अगर इंटीग्रेट हो जाएगा तो सोचिए कि कोई वेस्ट बंगाल में किसी गांव की एक सरपंच है, कोई लेडी, तो वो बंगाली में अपना डाउट पूछ सकती हैं और उनको बंगाली में जवाब आ जाए कि भाई मैं इस गांव की सरपंच हूँ और मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो एआई बेस्ड आंसर आ जाए। उससे क्या है कि ये एआई पे क्यों छोड़ रहे हैं हम, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो जाके किसी सरकारी ऑफिस में पूछे? बिकॉज देन फिर सेंट्रलाइज्ड अनबायस्ड आंसर कैसे मिलेगा? कोई हो सकता है उसको मिसगाइड कर दे। तो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल अगर होगा तो ये गड़बड़ नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएं विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के, राइट, इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। तो ये ब्लॉक लेवल पे किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो चलो एक डिस्ट्रिक्ट में 1000+ गांव भी हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे किया जा सकता है ना। देन जैसे बीडीपीओज कैन टेक दिस लीड, राइट। देन पंचायत निर्णय पोर्टल विल एनेबल सिटीजन्स टू ट्रैक प्रधान्स पार्टिसिपेशन। कितनी मीटिंग्स हुई, उसमें से कितने में प्रधान ने पार्टिसिपेट किया, उनके साइन होंगे, उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे। collaborating with prominent educational institutions and international agencies for leadership programs, राइट। तो ये सारा कुछ है। तो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट क्या है? पेट्रियार्की की वजह से। और इंडिया में 46.6% जो है विमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इन 4 स्टेट्स में मेल रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू है प्रोटीन डेफिशिएंसी इन रूरल इंडिया। हमें लगता है कि गांव वाले लोग जो है वो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, ऐसा है भी। लेकिन बहुत अच्छे खाने पीने का मतलब, अब जैसे इंडिया में ये भी परसेप्शन है कि कोई इंसान अगर दिखने में पतला है तो लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा हेल्दी है, ये तो बड़ा फिट है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू मसल मास। कोई अगर पतला है और वो इतना पतला है कि उससे थोड़ी सी भी भारी चीज उठाई नहीं जाती, तो वो कैसी फिटनेस हुई? या हो सकता है कि कोई दिखने में पतला हो लेकिन उसका फैटी लिवर हो, उसके ऑर्गन्स पे फैट हो, राइट। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी के जीन्स ऐसे हैं कि उसको सबक्यूटेनियस फैट या मोटी चर्बी बाहर से नहीं दिखती, लेकिन वो इतना ज्यादा उल्टा सीधा खाता पीता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है या तला हुआ खाता है, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स बहुत फैटी हैं, तो इसको बोलते हैं विसरल फैट, ऑर्गन फैट। तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम फिटनेस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई तुम्हें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टैमिना होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें लगता है कि कोई दिखने में पतला है तो वो फिट है। तो इस ऐसी कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से हमें खाने पीने के बारे में भी ऐसा ही लगता है। तो हमें लगता है कि गाँव में सारा कुछ बहुत अच्छा प्योर मिलता है, लोग बढ़िया खाते हैं, ऐसा है। लेकिन वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंस खाना हो सकता है। तो मान लो कोई गाँव में कोई एक हट्टा-कट्टा नौजवान लड़का है, जो दिन में 15 रोटियाँ खाता है,
तो गांव वालों के अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया खा पी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी कैलोरी तो ठीक जा रही है, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही नहीं जा रहे। के रीजन हम देखते हैं, राइट। तो एक रिसेंट स्टडी कराई है इक्रिसैट ने। इक्रिसैट इज इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जैसे कि हम हैं इंडिया। तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रूरल इंडियंस हैं दे सफर फ्रॉम हिडन हंगर, कि आपका पेट भर गया है लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं गए उतरे अंदर। तो प्रोटीन रिच फूड्स की कमी होना सबसे बड़ा कारण है। प्रोटीन रिच फूड्स की कमी नहीं है, प्रोटीन रिच फूड्स कंज्यूम करने की कमी है। तो हिडन हंगर का मतलब है एक ऐसी माल न्यूट्रिशन जहां लोग सफिशिएंट कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं कर रहे। ठीक है जी, पर्टिकुलरली इसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो इक्रिसैट क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो 1972 में बनी थी, और इसे एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया हुआ है। इसका पर्पस है अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस इन ड्राई लैंड ट्रॉपिक्स। ड्राई लैंड एरियाज क्यों इसका फोकस है, सेमी एरिड एरियाज क्यों इसका फोकस है, क्योंकि वहां पे खाना उगना बड़ा मुश्किल है। तो ये एजेंसी जो है ये मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट वो होते हैं अपना, कम वाटर इंटेंसिव होते हैं, राइट। तो इस फाइंडिंग में देखते हैं क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि जी सीरियल बेस्ड डाइट बहुत डोमिनेट करती है इंडिया में, यानी कि लोग रोटी और चावल पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। आई हैव पर्सनली सीन पीपल जो 4 रोटियां खाएंगे लेकिन उसके साथ सब्जी या दाल जो है वो आधी कटोरी भी नहीं खाते हैं, वो सिर्फ टच कराएंगे और उसको खा लेंगे और उन्हें लगता है कि हमने तो बहुत बढ़िया खाना खाया है। सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यूट्रिएंट्स दैट दे रिक्वायर, राइट। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन कैन बी ईटिंग वेरी लेस दुनिया की नज़रों में कि ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है, लेकिन पर उसकी न्यूट्रिएंट जो नीड है वो पूरी हो रही हो सकती है। सो देयर कैन बी अ पर्सन हु ईट्स लेट्स से 4 और 5 एग्स इन द मॉर्निंग, लेकिन उससे उसके बॉडी का जो प्रोटीन इनटेक है वो बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। तो दिखने में लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं खाया है, या सिर्फ एग वाइट्स खा लिए हैं, तो लेकिन न्यूट्रिएंट की कमी को वो पूरा कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। रूरल डाइट्स आर हेविली डिपेंडेंट ऑन राइस एंड मीट, जो कि 60 से 75% डेली प्रोटीन इनटेक का उनका हिस्सा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं, उसमें आपके अंदर बस कार्बोहाइड्रेट्स चले गए और कुछ और न्यूट्रिएंट्स चले गए, एमिनो एसिड्स है नहीं। तो इम्बैलेंस डाइट है, कैलोरीज पूरी कर देगा लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए। प्रोटीन रिच फूड्स अवेलेबल हैं लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड है, जैसे कि पल्सेस, डेयरी देखो कितना अच्छे से अवेलेबल है इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स कितने अच्छे से अवेलेबल हैं, लेकिन कल्चरल प्रेफरेंसेस की वजह से कई जगह इनको नहीं खाया जाता है। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो कल्चरल प्रेफरेंसेस की वजह से ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं इंडिया में। डेयरी प्रोडक्ट्स भी कई लोग नहीं लेते हैं, और कई लोग जिनको सब पता भी है उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, राइट। जैसे दूध ही है, दूध इज 70-80 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है आजकल। तो वो सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली, चाहे आप पनीर देख लीजिए, बटर देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है और कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फिर पीडीएस के अपने लिमिटेशंस हैं। पीडीएस में या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिन चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है वो यूजुअली सीरियल हैवी है। तो चने, अपना चावल पे और गेहूं पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी है, लेकिन प्रोटीन रिच फूड ऑप्शंस जो हैं उन पे इतनी सब्सिडी नहीं है, राइट। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि भाई सरकार प्रोटीन रिच फूड्स को भी देना शुरू कर दे, जो कि कुछ कुछ किया भी है उन्होंने, जैसे कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। तो फोर्टिफाइड राइस दी जाती है पीडीएस में, जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स जो मिक्स कर दिए जाते हैं चावलों में। फिर एजुकेशन और न्यूट्रिशन का लिंक, जो बेटर एजुकेटेड वुमेन है वो ज़्यादा बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड डाइट खाती है। रीजनल वेरिएशंस है इंडिया में, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करता है कि लोग कहाँ पे कैसा खाना खाते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ पे फैमिलीज अच्छी खासी वेल्दी हैं लेकिन फिर भी वो एडिक्वेट प्रोटीन्स नहीं लेते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उनको। तो क्या होता है अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए? मसल एट्रोफी एंड वीकनेस, इम्यून सिस्टम का वीक होना, जो कि इंडिया में बहुत आम बात है, स्टंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलेज,
आयरॉनिकली इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे स्टंटेड चिल्ड्रन है। स्टंटिंग का मतलब होता है जब हाइट कम रह जाती है, और वेस्टिंग का मतलब होता है जब वेट बहुत कम हो जाता है। तो स्टंटेड ग्रोथ में इंडिया ऑलमोस्ट नंबर वन पे आता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली द बिल्डर्स ऑफ बॉडी, दे आर द बिल्डर्स ऑफ बॉडी। तो क्या रिकमेंड करती है क्रिसैट इस पे? पहले बात तो पीडीएस में डाइवर्सिफिकेशन ले आओ भाई, डेयरी प्रोडक्ट्स या हाई प्रोटीन चीजें जो हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे प्रोवाइड करना शुरू किया जाए, जो कि क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा सरकार को। ऑलरेडी सरकार का जो सब्सिडी बर्डन है वो कई लैक्स ऑफ करोड़ में जाता है। सो दिस थिंग इज फाइनेंशियली प्रोहिबिटिव। सेकंड, न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाए, बच्चों को एटलीस्ट जो है एजुकेट किया जाए, बड़ों को भी एजुकेट किया जाए कि आपकी पर डे की जो एज वाइज कैलोरी डिमांड है और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिमांड है वो किन किन खानों से कंप्लीट हो सकती है। विमेन को एम्पावर किया जाए, क्योंकि एक विमेन को एम्पावर किया तो पूरी फैमिली ठीक हो जाती है, तो डाइटरी चॉइसेस ठीक करने में। देन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्मिंग में ही लोगों को सिखाया जाए कि भाई तुम सिर्फ चावल और गेहूं मत उगाते रहो, तुम बाकी कुछ कुछ और चीजें भी उगाओ जिससे आप तुम्हारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरी हो। ये सारी रिकमेंडेशंस हैं। टारगेटेड रीजनल स्ट्रेटजीज बनाई जाए हर रीजन की अलग अलग, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। देन यूनेस्को रिपोर्ट ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड एजुकेशन। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सबसे ज्यादा ये न्यूज में रहती है जब भी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती है, बिकॉज यूनेस्को टेक्स केयर ऑफ सर्टेन लिस्ट्स, क्योंकि इसको एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना है, यही इसका काम है। तो जैसे इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट आती है जिसमें इंडिया के 44 साइट्स जा चुकी हैं अब तक, राइट? तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और एजुकेशन के ऊपर इनकी अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट का नाम है लैंग्वेजेस मैटर, ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अगर हम इंडिया में ही देखें तो ये बहुत कॉमन हो चुका है कि ऑलमोस्ट हर स्कूल जो है वो अब इंग्लिश मीडियम ही है। अगर आप सीबीएसई को देखें तो सीबीएसई इज प्राइमरीली इंग्लिश मीडियम, लेकिन जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहां पे अभी भी काफी हद तक स्टेट जो लैंग्वेज है, स्टेट की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसे काफी हद तक प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेजेस काफी हद तक बची हुई हैं। जैसे कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है अगर, तो सरकारी स्कूल्स में एटलीस्ट पंजाबी मीडियम अवेलेबल होता है, पंजाबी अच्छे से पढ़ाई जाती है 10th स्टैंडर्ड तक, तो वो एक फाउंडेशन अच्छी बन जाती है। सेम गोज फॉर हिंदी इन हरियाणा, मराठी इन महाराष्ट्र, गुजराती इन गुजरात एंड बंगाली इन वेस्ट बंगाल फॉर एग्जाम्पल। तो इस रिपोर्ट में हमने ये देखा है कि मल्टीलिंगुअल यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो एजुकेशन होती है उसमें कितना कितना परसेंटेज है किस किस लैंग्वेज का, राइट? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की 25th एनिवर्सरी थी, इसलिए ये न्यूज में था। अब देखते हैं यूनेस्को की फाइंडिंग्स क्या है। पहली फाइंडिंग है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन लैक्स एक्सेस टू एजुकेशन इन अ लैंग्वेज दे स्पीक और अंडरस्टैंड। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे आम तौर पे हिंदी बोलना आता है, हिंदी सुनना समझना आता है, तो मुझे एजुकेशन इंग्लिश में दी जाएगी या किसी और लैंग्वेज में दी जाएगी। तो पूरी दुनिया में 40% लोग ऐसे हैं जो ऐसी लैंग्वेज में एजुकेट किए जा रहे हैं जो उनकी मदर टंग नहीं है या जो उन्हें बोलनी या समझनी नहीं आती। तो उनके लिए डबल स्ट्रगल है। कंटेंट तो सेकेंडरी बात हो गई है, पहली बात तो लैंग्वेज समझना, उसको सीखना, याद करना है। तो कितना बड़ा बैरियर हो सकता है। अब लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ये परसेंटेज 90% तक हो सकती है, जिससे कि 250 मिलियन लर्नर्स इंपैक्ट होते हैं, 25 करोड़ जो लर्नर्स हैं वो इंपैक्ट होते हैं। माइग्रेशन की वजह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बढ़ रही है। 31 मिलियन डिस्प्लेस्ड ऐसे लोग हैं जिनको किसी दूसरी भाषा में सीखना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल है, गाजा स्ट्रिप है। अब पिछले 2 साल से गाजा में वॉर चली है इसराइल के साथ, तो लाखों लोग वहां से माइग्रेट कर गए हैं। कई लोग लेबनान में चले गए हैं, कई सीरिया में चले गए हैं, कई आसपास और कंट्रीज में चले गए हैं। तो वहां जाके अगर वो लोग किसी स्कूल में जाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनकी अपनी लैंग्वेज थोड़ी पढ़ाई जाएगी, उन्हें कुछ और ही पढ़ाया जाएगा, किसी और लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा बेसिकली।
कॉलोनियलिज्म की लेगेसी है। द फैक्ट कि हम ये क्लास ही पूरी इंग्लिश में कर रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। हम इंग्लिश में क्यों इतने ज़्यादा करते हैं सब कुछ? हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम क्यों बना हुआ है? लॉर्ड मैकॉले की वजह से। लॉर्ड मैकॉले कौन थे? ब्रिटिश टाइम में आए थे और इंग्लिश को प्रमोट करने आए थे। तो कॉलोनियलिज्म की लेगेसी। तो जिन जिन कंट्रीज पे ब्रिटेन ने रूल किया है वहाँ प्रीडोमिनेंटली आज इंग्लिश यूज़ होती है। जहाँ पे स्पेन ने रूल किया है वहाँ स्पेनिश यूज़ होती है, जैसे कि साउथ अमेरिका में। तो कॉलोनियलिज्म की वजह से भी ऐसा होता ही है, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो सफ़र करती है। अगर ब्रिटिश इंडिया में कभी नहीं आए होते तो अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स आज हम मोस्टली अपनी अपनी लैंग्वेजेस में सब कुछ कर रहे होते, हिंदी में, पंजाबी में, बांग्ला, वट। हाँ, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो अलग बात है, लेकिन फिर इतना हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं देते। देन इमिग्रेशन एंड एजुकेशन। अब इमिग्रेशन की वजह से क्लासरूम्स बड़े डाइवर्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो हम कैसे इंश्योर करें कि एक बच्चा जो अलग लैंग्वेज बोलने वाली जगह से दूसरी जगह पे गया है, वो और भी बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो फिर किस लैंग्वेज में वो कॉमनली इंटरेक्ट करेंगे? तो ऐसे में इंग्लिश बन जाती है इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज। बिकॉज वे ब्रिटिश ने दुनिया में सबसे बड़े हिस्सों पे रूल किया है, तो इंग्लिश बिकम्स द डी फैक्टो इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, राइट? इसको चैलेंज क्या है इम्प्लीमेंट करने में? लिमिटेड टीचर कैपेसिटी। हो सकता है टीचर्स को ही वो इतनी लैंग्वेजेस ना आती हों, मटेरियल की कमी, कम्युनिटी ऑपोजिशन। कई जगह पे लोग अपोज कर देते हैं। जैसे पीछे कुछ टाइम में हमने कुछ वीडियोस देखी, कर्नाटका में किसी को बोला जा रहा है कि भाई तुम कन्नड़ नहीं बोलते, तुम यहाँ कैसे बैठे हो, तुम इस सीट पे कैसे बैठे हो। आई हैव सीन 2-3 वीडियोस। एक वीडियो मैंने देखी है पंजाब में किसी पोस्ट ऑफिस की, जहाँ पे कोई पंजाबी है कोई, और वो बना रहे हैं वीडियो, और वो एक स्टाफ मेंबर है पोस्ट ऑफिस का, तो उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें पंजाबी नहीं आती बोलनी? तो वो कहता है कि जी नहीं मुझे नहीं आती। तुम्हें पंजाबी पढ़नी भी नहीं आती? वो कहता है कि जी नहीं आती। कहता तो फिर तुम यहाँ पंजाब में कैसे बैठे हो? तो इस सीट पे अगर तुम बैठे हो, मेरे जैसे लोग आएंगे तो हम तो पंजाबी में बोलते हैं, तुम कैसे समझोगे? तो ऑल्दो दैट पर्सन इज राइट इन इज ओन राइट, जो स्टाफ मेंबर है, वो कह रहा है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे पंजाबी में बोलना ज़रूरी नहीं है, राइट? तो लेकिन आप जो पंजाबी में बोलते हो वो 90% मुझे समझ आ जाता है, बिकॉज हिंदी और पंजाबी सिमिलर है। बट कहने का मतलब ये है कि इट हाईलाइट्स द इशू कि भाई कम्युनिटी अपोज करती है अगर आप लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। कर्नाटका में कई लोगों को फेस करना पड़ा, आउटसाइडर्स जो भी, कि उनको कन्नड़ नहीं आती। अब पूरे इंडिया से लोग बैंगलोर में जाते हैं जॉब करने, सबको कन्नड़ थोड़ी आती है। सेम गोज फॉर कोई साउथ इंडिया से आके गुड़गांव में जॉब करेगा, तो उसको हिंदी थोड़ी आती होगी ज़रूरी, राइट? एंड सेम गोज फॉर लाइक एवरीवेयर। अब जो लोग हैदराबाद में काम करते हैं, उनको जो तेलुगु है वो नहीं आती, तो नहीं आती होगी। तो कम्युनिटी ऑपोजिशन की वजह से भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो कई बार प्रमोट नहीं हो पाती। पॉलिसी रिकमेंडेशंस है कि टीचर ट्रेनिंग कराई जाए, मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स हो, सबको सब कुछ समझ में आए, स्कूल लीडरशिप्स लें, कम्युनिटी कोलैबोरेशन की जाए, वही सब चीज़ें। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर। 8 मार्च को ये मनाया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर। एंड अब तो ये इस दिन के मायने बहुत बदल चुके हैं। अब तो इस दिन पे हम हर साल एक कोई थीम रखते हैं और उस थीम को पूरी कोशिश करते हैं कि अगले 1 साल में कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2025 में ये, हम 2025 के 8 मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट दिन था? क्योंकि 1995 में इसी दिन को बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन अडॉप्ट किया गया था विमेंस राइट्स के लिए। तो उसके पूरे 30 साल कंप्लीट होते हैं 1995 से 2025। तो क्या है इंटरनेशनल विमेंस डे? विमेन के अचीवमेंट्स को ऑनर करने का एक तरीका है। 1908 में पहली बार ये प्रपोजल मूव किया गया था, देखते हैं हम उसको। पिछले साल इसका थीम था फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। जर्मनी की एक एक्टिविस्ट थी क्लारा जेटकिन, जिनको क्रेडिट दिया जाता है ये दिन शुरू करने के लिए। इन्होंने आइडिया प्रपोज किया था 1911 में यूएसए और यूरोप। बेसिकली उस वक्त विमेन ने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया था और दे वर डिमांडिंग इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो विमेन की रैलीज निकल रही थी उस टाइम यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और जगहों पर। तो विमेन ने अमंग अदर थिंग्स ये भी एक डिमांड रखी कि भाई एक दिन मुकर्रर किया जाए जिस दिन विमेंस डे के तौर पे मनाया जाए।
तो 1975 में जाके यूएन ने इसे इंटरनेशनल विमेंस डे डेजिग्नेट किया। तो इसका पर्पस है विमेन के राइट्स के बारे में बातें हो, वर्क प्लेस इक्वालिटी हो, लीडरशिप में रिप्रेजेंटेशन हो, इकोनॉमिक एजेंसी हो, पार्टिसिपेशन हो, सब चीजें। तो बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन क्या है? 1995 में से अडॉप्ट किया गया था फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पे, जो कि बीजिंग चाइना में हुई थी। तो इसमें 12 जो है वो क्राइटेरियाज बताए गए हैं, 12 की एरियाज इसमें एक्शन एरियाज बताए गए हैं, जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है, कल्चरल भी सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। 12 की एरियाज जो कि जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं। तो बेजिंग प्लस 30 एजेंडा जो है, एक्शन एजेंडा जो है, वो अडॉप्ट किया गया। 30 साल पूरे हो गए हैं, ताकि जो भी हमने वो 12 की एरियाज देखे थे, उनमें हम कहाँ पहुंचे हैं, इसको एवेल्युएट या एक्सेस किया जा सके। ठीक है, 6 की एरियाज हैं जिसपे फोकस कर रहे हैं 12 में से। क्लाइमेट जस्टिस, डिजिटल जेंडर डिवाइड ना हो, पॉवर्टी से फ्रीडम, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर एंड विमेन्स रोल इन पीस। ये 6 की एरियाज जो 2025 में फोकस किए जा रहे हैं, राइट? सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू चेक आउट द अदर प्लेलिस्ट्स एज वेल। थैंक यू एंड टेक केयर।